Good morning, student. Myself Manoj Chotia from Raghunath School. Welcome to our new class. आज का अपना टॉपिक है संघ पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है वो नॉन कोऑर्डिनेटा वर्ग में आता है। हम पढ़ रहे थे जंतु जगत। इससे पहले अपन ने विटेकर ने जो वर्गीकरण दिया था, विटेकर ने समस्त सजीव जगत को 5 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। अब हम पढ़ रहे थे एनिमेलिया या जंतु जगत। जंतु जगत के अंतर्गत अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इस अध्याय को अपन 3 भागों में विभक्त करेंगे। पहला विभाग था अपना जंतुओं के वर्गीकरण का आधार, जो हमने पिछली कक्षा या पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। उसके बाद में जंतुओं को रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर या नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में विभक्त करते हैं। कौन कौन से? नॉन कोऑर्डिनेटा और कोऑर्डिनेटा। नॉन कोऑर्डिनेटा जिनमें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी जो है वो नहीं पाई जाती है, और कोऑर्डिनेटा जिसमें बैकबोन पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः नॉन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। और एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जितने जंतु पृथ्वी के ऊपर उपस्थित है उनमें से 99% तो क्या है? नॉन कोऑर्डिनेटा है, और 1% क्या है? कोऑर्डिनेटा है। ठीक है। अभी नॉन कोऑर्डिनेटा को अलग अलग संघ में विभक्त किया है। पहला संघ है अपना पोरीफेरा। पोरीफेरा, इस संघ को सामान्यतः स्पंज भी कहते हैं। और देखिए ये जो नाम है वो सारे के सारे क्या है? ग्रीक शब्द है। तो अगर हम नाम का अर्थ करना चाहें पोरीफेरा, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। पहले अपन क्या करते हैं, इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं और अंग्रेजी से फिर हिंदी में। पोरीफेरा, पोरी मीन्स होता है पोर, और फेरा मीन्स होता है बियरिंग। पोर का अर्थ हिंदी में अगर अपन करें तो छिद्र, और बियरिंग का मतलब धारण करना। तो ऐसे जंतु जो छिद्र धारण किए हुए होते हैं पोरीफेरा कहलाते हैं। आप सामान्यतः यूं समझ सकते हैं, जैसे अपने मिठाई के अंदर रसगुल्ला होता है, तो रसगुल्ले के ऊपर क्या होते हैं? बहुत सारे छिद्र होते हैं। ठीक है ना, छिद्र ही छिद्र होते हैं। सॉरी, उसको अपन अगर दबा देते हैं तो वो पिचक जाता है, और छोड़ने पर वापस अपनी मूल स्वरूप में आ जाता है। किसके कारण? उस पर उपस्थित छिद्रों के कारण। तो इसी प्रकार ये जो पोरीफेरा संघ के या वर्ग के अलग अलग वैज्ञानिकों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने वर्गों में विभक्त किया है, कुछ वैज्ञानिकों ने संघ में विभक्त किया है। ठीक है। तो पोरीफेरा वर्ग जो है या पोरीफेरा संघ, अपनी पुस्तक के अनुसार अपन चले तो ये एक संघ है, और इस संघ के जंतुओं के अंतर्गत क्या होता है? इनका शरीर छिद्रित होता है। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। ठीक है। अभी अपन देखेंगे अपनी बुक के अनुसार कि इस अध्याय में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, या पिछली पहले ये चैप्टर जो है बोर्ड की परीक्षा में था, तो बोर्ड की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और आजकल होम एग्जाम है तो वहां किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो इससे पहले अपन ने किया था वर्गीकरण का आधार। तब मैंने आपको बताया था आधार क्या क्या है। सबसे पहला अपना था शारीरिक संगठन है, आवास है, सममिति है, पाचन है, परिसंचरण है, प्रगुहा है, ठीक है, जनन है। इन सब के आधार पर हम क्या करते हैं? वर्गीकरण। तो यहां जो प्रश्न बनता है वो है क्या है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कोई घुमाव फेराव की बात नहीं है। मान लीजिए पोरीफेरा की अगर बात करें तो इस पे क्या आएगा? संघ पोरीफेरा के 8 लक्षण दीजिए, या संघ पोरीफेरा का वर्णन उसके उदाहरण सहित कीजिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे केवल लक्षण का वर्गीकरण करेंगे, या इनके लक्षणों का अपना अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो पहला लक्षण क्या हो गया? इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। ये हो गया अपना पहला लक्षण, एक लक्षण। दूसरा, सामान्यतः इसके सभी सदस्य जो हैं वो लवणीय या यूं कहते हैं कि समुद्र में पाए जाते हैं। ये हो गया इनका आवास। तीसरा, इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो असममित होते हैं। और सममिति क्या होती है? मैंने आपको बताया था, किसी भी जंतु को जब उसके केंद्रीय अक्ष से गुजरते हुए 2 समान भागों में विभक्त करते हैं तो उसे सममिति कहते हैं। अगर
किसी भी तल से काटने पर वह जंतु दो समान भागों में विभक्त नहीं होता है, तो असममित। और किसी भी तल से काटने पर, मान लीजिए गोलाकार कोई जंतु है, तो किसी भी तल से काटने पर वो दो समान भागों में विभक्त हो जाता है, तो उसे सममित कहते हैं या अर्य सममित कहते हैं। और केवल एक तल से काटने पर ही दो बराबर भागों में विभक्त होता है, तो उसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं। तो स्पंज या पोरीफेरा वर्ग के जंतु जो है वो किसी भी तल से काटने पर दो समान भागों में विभक्त नहीं होते, इसलिए उसको अपन क्या कह देते हैं, असममित प्रकार के। अगला है इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो किस प्रकार का होता है, तो शारीरिक संगठन कोशिकीय प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था कि जितनी संरचना किसी जीव में पाई जाती है उससे एक पहला स्तर जो है वो क्या होता है, उसका शारीरिक संगठन होता है। जिस प्रकार अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर क्या है, शरीर है, ठीक है, शरीर है, तो मनुष्य का शारीरिक संगठन किस प्रकार का हो जाएगा, अंग तंत्रीय प्रकार का। तो इसका मतलब पोरीफेरा के अंतर्गत क्या है, उत्तक है, ठीक है, उत्तक है, तो इसका शारीरिक संगठन किस प्रकार का हो जाएगा, कोशिकीय प्रकार का हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर, स्पंजों में जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। स्पंजों में जल परिवहन या इसको अपन दूसरा नाम नाल तंत्र भी कह सकते हैं, नाल तंत्र पाया जाता है, ठीक है। और इसके शरीर पर जो मैंने आपको बताया दो छिद्रों के नाम आपको याद रखने, छोटे छोटे आकार के जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके द्वारा जल इनके शरीर में प्रवेश करता है, ओस्टिया कहलाता है। जो जितने भी सारे छोटे छोटे छिद्र हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, जैसे मान लीजिए ये स्पंज का शरीर है, तो ये इसके ऊपर बहुत सारे इस प्रकार से रंध्र है, तो ये सारे के सारे रंध्र क्या है, ओस्टिया कहलाते हैं। जबकि बड़ा रंध्र जिसके द्वारा जल बाहर निकलता है ओस्क्यूलम कहलाता है, ओस्क्यूलम कहलाता है। छोटे रंध्र ओस्टिया और बड़े रंध्र ओस्क्यूलम कहलाते हैं। जल परिवहन के द्वारा क्या होता है, इसके अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, भोजन का संग्रहण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, यानी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर इन्हीं छिद्रों के द्वारा या जल परिवहन या नाल तंत्र के द्वारा किया जाता है। और इसी नाल तंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को जल के साथ उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो उनको संग्रहित कर लिया जाता है। श्वसन की क्रिया भी इसी जल के द्वारा होती है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण लक्षण है स्पंजों का वो क्या है कि इनमें कोलर कोशिकाएं या कोइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। कोलर कोशिकाएं या इसको अपन कहते हैं कोइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है, इनके अंतःकंकाल का निर्माण करती है। और ये सारी की सारी एक विशेष प्रकार की गुहा है, उसका निर्माण करती है जिसे स्पॉन्जिंग गुहा या स्पंज गुहा कहते हैं। और ये स्पंज गुहा को ये जो कोशिकाएं है, कोलर कोशिकाएं और कोइनोसाइट, ये जैसे मान लीजिए ये गुहा है, तो इस गुहा को ये कोलर कोशिकाएं या ये कोइनोसाइट कोशिकाएं क्या करती है, आश्रित करती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्या है कि इनमें पाचन जो है वो अंतराकोशिकीय प्रकार का होता है, अंतराकोशिकीय प्रकार का। इनके अंतर्गत क्या होता है, पाचन होता है। देखिए पाचन की अपन ने बात की थी, पाचन दो प्रकार का होता है, एक अंतःकोशिकीय और एक अंतराकोशिकीय, सॉरी इनमें अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतराकोशिकीय कोशिका के बाहर पाचन की क्रिया होती है, अंतःकोशिकीय कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया होती है। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर किस प्रकार का पाचन होता है, आप लोग सोचिए, हमारे अंदर अंतराकोशिकीय प्रकार का पाचन होता है, अर्थात पाचन की क्रिया जो है वो कोशिका के बाहर होती है। जैसे देखिए मुख के अंदर हम भोजन को चबाते हैं तो वो कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं किया है। यहाँ क्या होगा, कोशिका के अंदर प्रवेश करने के पश्चात कोशिका का पाचन होगा। उसके पश्चात कंकाल मैंने आपको बता दिया कंटिकाओं का बना होता है जो शरीर को आधार प्रदान करती है। और अगला लक्षण है ये क्या है, उभय लिंगाश्रयी प्रकार के जंतु है। अर्थात उभय लिंगाश्रयी का मतलब क्या है, अर्थात नर और मादा
नर और मादा दोनों जंतु एक में ही उपस्थित होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ठीक है, उसके पश्चात इनमें अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा, अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा और लैंगिक जनन युग्मक निर्माण के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा और लैंगिक जनन युग्मक निर्माण के द्वारा होता है। उसके बाद में निषेचन की बात करते हैं, तो निषेचन जो है वो अपने स्थल के आधार पर, यानी निषेचन स्थल के आधार पर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं ये भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो पहले ये समझिए। युग्मक, और युग्मक क्या होते हैं? वह संरचना जिसमें गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है आदि, वह संरचना जिसमें गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है आदि युग्मक कहलाते हैं। और नर और मादा, अगर अपन उच्च वर्गीय जंतुओं के अंतर्गत बात करें तो नर और मादा के अंतर्गत अलग अलग युग्मकों का निर्माण होता है। तो यहां पर क्या होता है? नर और मादा दोनों एक ही प्रकार के जंतु के अंदर उपस्थित है। तो विशेष प्रकार की जो संरचनाएं या योग कहते हैं कि नर और मादा जननांग अलग अलग युग्मक उत्पन्न करते हैं। नर के द्वारा उत्पन्न होने वाले नर युग्मक और मादा के द्वारा उत्पन्न होने वाले मादा युग्मक। अब उन दोनों के संलयन यानी मिलने को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। तो यह निषेचन की क्रिया अगर मादा के शरीर के अंदर होती है, यानी युग्मकों का जो मिलन है, युग्मकों का जो संलयन है वो मादा के शरीर के अंदर होता है, तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और युग्मकों का यह संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? निषेचन जो है वो आंतरिक होता है, यानी शरीर के अंदर युग्मकों के संलयन की क्रिया होती है। नेक्स्ट, इनका जो परिवर्धन है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। परिवर्धन, अब आप इस चीज को भी समझिए कि परिवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो नए जीव का निर्माण होता है। नए जीव का निर्माण होने के पश्चात पहले जो प्रावस्था जंतुओं के अंतर्गत बनती है उसको कहते हैं लार्वा अवस्था। ठीक है, जैसे यहां बात करें पोरीफेरा के अंतर्गत तो पेरन काइमुला, ये भी आपको याद रखने हैं। दो शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है। पर्टिकुलर प्रश्न पूछा जा सकता है कि पोरीफेरा के लार्वा का नाम लिखिए, तो पेरन काइमुला और एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला और पेरन काइमुला क्या है? ये लार्वा अवस्था है। यानी इस चीज को आप यूं समझ लीजिए, अगर मनुष्य की बात करें तो जो छोटा शिशु होता है वो शिशु इनका क्या कहलाता है? लार्वा कहलाता है। और शिशु अवस्था या लार्वा अवस्था अगर वयस्क से भिन्न है, ठीक है, यानी शिशु के अंतर्गत अलग लक्षण है और वयस्क के अंदर अलग लक्षण है, तो इस प्रकार के परिवर्धन को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष परिवर्तन। यानी उनमें संरचनाएं भी क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं, जो मेंढक होता है आप लोगों ने देखा हुआ है, तो मेंढक के अंदर पूंछ नहीं पाई जाती और मेंढक का जो लार्वा होता है उसके अंदर पूंछ पाई जाती है। और उसी प्रकार मेंढक की अगर अपन बात करें तो पोषण के आधार पर मेंढक क्या होता है? मांसाहारी होता है, जबकि उसका जो लार्वा है वो शाकाहारी होता है। अर्थात लार्वा अवस्था में अलग लक्षण हो और वयस्क अवस्था में अलग लक्षण हो। परिवर्तन के दौरान ये लक्षण में क्या होती है? विविधता आती जाती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन। और लार्वा अवस्था और वयस्क अवस्था दोनों समान है, ठीक है, उनमें कोई विशेष प्रकार का अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को अपन कहते हैं प्रत्यक्ष परिवर्तन। ठीक है, और दूसरा ये लार्वा अवस्थाओं के नाम भी अपने को याद रखने। तो पोरीफेरा वर्ग जो है उसके अंतर्गत कौन सी लार्वा अवस्था पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। तो पेरन काइमुला और एम्फीब्लास्टुला लार्वा अवस्था इनके अंतर्गत पाई जाती है, ये अपने को याद रखना है। उसके पश्चात इनमें परिवर्तन जो है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। फिर अगर अपन बात करें उदाहरण, तो साइकन स्पोंजिला और यूस्पोंजिया इनके उदाहरण है, ये भी अपने को याद रखना है। साइकन स्पोंजिला और यूस्पोंजिया, इनमें से आप लोगों को मैं बता दूं,
हमने यहाँ एक कैरेक्टर पढ़ा कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, अर्थात लवणीय जल में पाए जाते हैं। लेकिन स्पोंजिला जो है वो क्या है, एक अपवाद है, ये स्वच्छ जल में पाया जाता है। तो कई बार क्या होता है, ज्यादातर जो छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं वो अपवादों के ऊपर ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। छोटे प्रश्न अपवादों के ऊपर ही पूछे जाते हैं कि स्पोंजिला किस प्रकार के जल में पाया जाता है, तो हम क्या लिख देंगे, स्वच्छ जल में। या इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, स्वच्छ जलीय पोरीफेरा का उदाहरण दीजिए, तो क्या है, स्पोंजिला। दूसरा यूस्पोंजिया को हम बाथ स्पंज भी कहते हैं, और साइकन का दूसरा नाम साइफा भी है, इसको बाथ स्पंज भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम सारे के सारे जितने भी संघ है, पोरीफेरा के बाद में सिलेंट्रेटा, उसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थीज, टिनोफोरा, एस्केल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा, ये तो क्या अपने नॉन कोर्डेटा के संघ है। तो तब तक अपना नॉन कोर्डेटा का जो टॉपिक चलेगा। उसके बाद में कोर्डेटा को 5 संघों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, तो सबसे पहला अपना आता है पीसीज, या आप लोगों के लिए मैं हिंदी नाम बताऊं, मछली वर्ग। पीसीज के बाद में एम्फीबिया, उभयचर वर्ग, और फिर एवीज या पक्षी वर्ग, रेप्टिलिया, सरीसृप वर्ग, और मेमेलिया, स्तनी वर्ग, जिसके अंतर्गत अपन आते हैं। तो 5 अपने कोर्डेटा के संघ है, और 9 जो है वो नॉन कोर्डेटा के संघ है। तो इनको क्रमशः आज हमने पोरीफेरा की चर्चा की। थोड़ा सा मैंने सममिति और ये पाचन और परिवर्धन, इन सब के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया। अगले टॉपिक में हम इनको विस्तार पूर्वक नहीं बताएंगे, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगले टॉपिक में हम सीधा चर्चा करेंगे क्या, कि इसमें सममिति, जैसे असमित है, आपको बताया असमित क्या होता है। तो अगले चैप्टर में अपन क्या करेंगे, अगले टॉपिक में जैसे सिलेंड्रेटा है तो उसमें अपन सीधा लिखेंगे इस प्रकार की सममिति होती है, इस प्रकार का आवास होता है, और वहां कोई एक नई चीज आई तो वो आपको मैं जरूर बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।